मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर्षवर्धन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हरियाणा के हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक हरियाणा के एग्ज़ाम में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि हर्षवर्धन के समय में भारत की राजधानी थानेसर होती थी, जो थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है। इसीलिए इस टॉपिक से हरियाणा के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज हम ये टॉपिक, जितने भी इस टॉपिक से प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन आपको करवाएंगे। और ये जो टॉपिक है हर्षवर्धन से संबंधित, ये टॉपिक हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे कोई भी आपका एग्ज़ाम हो तो आप अच्छे से नोट कर लेना इस टॉपिक को, ठीक है। हर्षवर्धन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। और 3-4 दिन से मैं क्लास नहीं ले पाया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक है। अब जो भी क्लास होंगी कंटिन्यू आपको क्लास होंगी, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है हर्षवर्धन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो अच्छे से आप नोट करना। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हर्षवर्धन के समय में भारत की राजधानी थानेसर होती थी, ठीक है। हर्षवर्धन के समय में भारत की राजधानी थानेसर होती थी। थानेसर जो कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है, ठीक है, हर्षवर्धन के समय में। या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7वीं शताब्दी में भारत की राजधानी कौन सी होती थी, या हर्षवर्धन के समय में भारत की राजधानी कौन सी होती थी, तो थानेसर होती थी। कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में, ठीक है। हर्षवर्धन के समय में या 7वीं शताब्दी में भारत की राजधानी थानेसर होती थी। या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के समय में दूसरी राजधानी कौन सी होती थी, तो हर्षवर्धन के समय में दूसरी राजधानी कन्नौज होती थी, ठीक है। ये कन्नौज यूपी के अंदर पड़ता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर आता है ये कन्नौज, ठीक है। तो हर्षवर्धन के समय में दूसरी राजधानी कन्नौज होती थी, ठीक है। या फिर 7वीं शताब्दी में दूसरी राजधानी किसे बनाया गया, तो कन्नौज को बनाया गया। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, हर्षवर्धन से संबंधित या वर्धन वंश से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट ये है कि पुष्यभूति वंश का उदय, पुष्यभूति वंश का उदय कहाँ हुआ, तो पुष्यभूति वंश का उदय, पुष्यभूति वंश का उदय थानेसर में हुआ, ठीक है। पुष्यभूति वंश का उदय थानेसर में हुआ। थानेसर जो कुरुक्षेत्र के अंदर है। अगला पॉइंट है कि थानेसर के अंदर स्वतंत्र राज्य की घोषणा किसने की थी, तो थानेसर के अंदर स्वतंत्र राज्य की घोषणा पुष्यभूति सेनापति ने की थी। स्वतंत्र राज्य की घोषणा, ठीक है। क्वेश्चन पूछेंगे कि थानेसर में स्वतंत्र राज्य की घोषणा किसने की थी, तो थानेसर के अंदर स्वतंत्र राज्य की घोषणा पुष्यभूति सेनापति ने की थी, ठीक है। पुष्यभूति सेनापति ने कब की थी, तो पुष्यभूति सेनापति ने 6वीं शताब्दी में की थी, 6वीं शताब्दी में। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं कि जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन की माता का नाम, उसके पिता का नाम पूछा जाता है। तो ये जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के पिता का नाम, हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन की माता का नाम था यशोमती, ठीक है। यशोमती भी आ जाता है या यशोवती भी आ जाता है लिखा हुआ। हर्षवर्धन का एक बड़ा भाई था, ठीक है। हर्षवर्धन का बड़ा भाई जिसका नाम था राज्यवर्धन। हर्षवर्धन की एक बहन थी छोटी, हर्षवर्धन की जो बहन थी उसका नाम था राज्यश्री, राज्यश्री या राजश्री भी आ सकता है। तो ध्यान दें, हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन की माता का नाम था यशोमती। हर्षवर्धन का जो भाई था राज्यवर्धन, राज्यवर्धन 4 साल बड़ा था, ठीक है, 4 साल बड़ा था हर्षवर्धन से। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि हर्षवर्धन राज्यवर्धन से कितना छोटा था, तो हर्षवर्धन राज्यवर्धन से 4 वर्ष छोटा था, ठीक है, 4 साल छोटा था। और जो ये राजश्री जो इसकी बहन है ये 1.5 साल छोटी थी। एक सेकंड, ठीक है, 1.5 साल छोटी थी हर्षवर्धन से,
ठीक है। जो हर्षवर्धन का जो बड़ा भाई था वो हर्षवर्धन से 4 साल बड़ा था, और जो उसकी हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री वो 1.5 साल छोटी थी हर्षवर्धन से। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं कि जो राजश्री है, राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ? तो राजश्री का विवाह उत्तर प्रदेश के अंदर जो कन्नौज है, कन्नौज में एक वंश था मोखरी वंश। तो मोखरी वंश का शासक था जिसका नाम था गर्हवर्मा। गर्हवर्मा, कई जगह लिखा मिलता है गर्हवर्मन, ठीक है। तो राजश्री का विवाह मोखरी वंश के शासक गर्हवर्मा के साथ हुआ जो कन्नौज का शासक था, ठीक है। किस वंश का था? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्हवर्मा किस वंश का था? तो गर्हवर्मा मोखरी वंश का था। ध्यान दें, गर्हवर्मा मोखरी वंश का था जिससे राजश्री का विवाह हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रभाकर वर्धन है, प्रभाकर वर्धन से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। जो हर्षवर्धन का पिता है प्रभाकर वर्धन, तो प्रभाकर वर्धन राजा बना था 580 ईस्वी में। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रभाकर वर्धन राजा कब बना था? प्रभाकर वर्धन 580 ईस्वी में राजा बना था, ठीक है। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन यह आया कि प्रभाकर वर्धन ने राजा बनते ही किसको हराया? तो 580 ईस्वी में राजा बनते ही प्रभाकर वर्धन ने ऊणों को हराया, ठीक है। ऊणों को कब हराया? राजा बनते ही कब? 580 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन ने ऊणों को हराया, ठीक है। तो जो प्रभाकर वर्धन 580 ईस्वी में राजा बना, इससे पहले जो राजा थे वर्धन वंश के, तो वो स्वतंत्र शासक नहीं थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो प्रथम स्वतंत्र शासक पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था प्रभाकर वर्धन। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, प्रभाकर वर्धन। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन किस वंश का था? तो हर्षवर्धन, क्वेश्चन पूछे तो हर्षवर्धन वर्धन वंश का था या फिर पुष्यभूति वंश का था? हर्षवर्धन वर्धन वंश का था या पुष्यभूति वंश का था? क्योंकि पुष्यभूति जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के पूर्वज था, ठीक है। तो इसीलिए हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का था या फिर वर्धन वंश का, ठीक है। और पुष्यभूति वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था प्रभाकर वर्धन। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। और 580 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन ने राजा बनते ही ऊणों को हराया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रभाकर वर्धन है, प्रभाकर वर्धन का जो शासनकाल है वो कब से कब तक रहा? तो 580 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन राजा बनता है और 580 ईस्वी से लेकर 605 ईस्वी तक, ठीक है। 580 ईस्वी से लेकर 605 ईस्वी तक शासनकाल है प्रभाकर वर्धन का, ठीक है। फिर 605 ईस्वी में राजा बनता है राज्यवर्धन, ठीक है। और इसकी प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद 605 ईस्वी में मृत्यु के बाद 605 ईस्वी में राज्यवर्धन राजा बनता है, ठीक है। राज्यवर्धन का शासनकाल है 605 से लेकर 606 ईस्वी तक, ठीक है। राज्यवर्धन तो 580 ईस्वी से लेकर 605 ईस्वी तक प्रभाकर वर्धन का शासनकाल और 605 ईस्वी से लेकर 606 ईस्वी तक राज्यवर्धन का शासनकाल है, ठीक है। इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं कि जो हर्षवर्धन है, तो ध्यान दें, जो राजश्री जो हर्षवर्धन की बहन है उसकी शादी हो जाती है मोखरी वंश का शासक है गर्हवर्मा जो कन्नौज का शासक था, ठीक है। तो उस दौरान एक शासक और था जिसका नाम है मालवा नरेश देवगुप्त, मालवा नरेश देवगुप्त। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना, इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। एक ही शासक था जिसका नाम है मालवा नरेश देवगुप्त, ठीक है। तो जो मोखरी वंश का जो शासक था गर्हवर्मा, तो जो कन्नौज पर हमला बोल देता है मालवा नरेश देवगुप्त, ठीक है। कन्नौज पर हमला बोल देता है और जो गर्हवर्मा है, गर्हवर्मा की हत्या कर देता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्हवर्मा की हत्या किसने की? तो गर्हवर्मा की हत्या
ग्रहवर्मा की हत्या मालवा नरेश देवगुप्त ने की। और मालवा नरेश देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या करके जो राजसरी थी, राजसरी को बंदी बना लिया था। ठीक है, राजसरी को बंदी बना लिया था। और ये जो मालवा नरेश देवगुप्त है, इसका एक मित्र होता था जिसे बोलते हैं गौड़ नरेश शशांक। ठीक है, गौड़ नरेश शशांक। ठीक है, तो जो ग्रहवर्मा की हत्या की मालवा नरेश देवगुप्त ने, और जो राजसरी थी, राजसरी को बंदी बना लिया। और जैसे ही जो राज्यवर्धन है, राज्यवर्धन जो शासक था वर्धन वंश का उस वक्त, जब उसे पता चलता है कि ग्रहवर्मा की हत्या कर दी गई है और जो राजसरी है, राजसरी को बंदी बना लिया है, तो राज्यवर्धन ने क्या किया, राज्यवर्धन ने मालवा नरेश देवगुप्त पर आक्रमण कर दिया और मालवा नरेश देवगुप्त को मार दिया। मालवा नरेश देवगुप्त को किसने मारा, राज्यवर्धन ने। राज्यवर्धन ने मालवा नरेश देवगुप्त को मार दिया। ठीक है, मालवा नरेश देवगुप्त को राज्यवर्धन ने मार दिया और जो राजसरी को जो बंदी बना रखा था, राजसरी को आज़ाद करवा दिया। और जो राजसरी है, राजसरी आज़ाद होने के बाद विंध्याचल के जो जंगल थे उनके अंदर चली जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो गौड़ नरेश शशांक है, गौड़ नरेश शशांक राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। ठीक है, फिर ये जो गौड़ नरेश शशांक राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। राज्यवर्धन की हत्या कब करता है, राज्यवर्धन की हत्या 606 ईस्वी में करता है। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से समझना। जो मोखरी वंश का शासक है, जो राजसरी की शादी हुई थी ग्रहवर्मा के साथ, जो कन्नौज का शासक था ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है मालवा नरेश देवगुप्त। ठीक है, मालवा नरेश देवगुप्त हत्या कर देता है ग्रहवर्मा की। और जो राज्यवर्धन है, राज्यवर्धन ग्रहवर्मा की हत्या का बदला लेता है और राजसरी को रिहा करता है। ठीक है, और मालवा नरेश देवगुप्त की हत्या कर देता है राज्यवर्धन। फिर जो मालवा नरेश देवगुप्त है, मालवा नरेश देवगुप्त का जो मित्र है गौड़ नरेश शशांक, ठीक है, जो गौड़ नरेश शशांक, वो राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। राज्यवर्धन की हत्या करता है 606 ईस्वी में। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। तो अब शासक कौन बनेगा, अब वर्धन वंश का शासक बनेगा हर्षवर्धन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन शासक कब बना या हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा। तो हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा या राजा बना हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजा बना। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजा बना। अब बात करते हैं कि हर्षवर्धन से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हर्षवर्धन के समय में भारत की राजधानी कौन सी होती थी। हर्षवर्धन के समय में भारत की राजधानी थानेश्वर होती थी। ठीक है, थानेश्वर होती थी, थानेश्वर जो कुरुक्षेत्र के अंदर है। और हर्षवर्धन के समय में दूसरी राजधानी किसे बनाया गया, दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाया गया, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो कन्नौज है उसे बनाया गया। अब हम बात करते हैं कि जो हर्षवर्धन स्वयं को क्या मानता था। तो ध्यान दें, हर्षवर्धन स्वयं को कवि, सोमनाटककार, हर्षवर्धन स्वयं को कवि, सोमनाटककार और चित्रकार। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका कि हर्षवर्धन स्वयं को क्या मानता था। हर्षवर्धन स्वयं को कवि, सोमनाटककार और चित्रकार। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो चौथा ऑप्शन था उपयुक्त सभी। ठीक है, तो हर्षवर्धन स्वयं को कवि, सोमनाटककार और चित्रकार मानता था। फिर अगला पॉइंट ये बनता कि हर्षवर्धन स्वयं को क्या कहता था। हर्षवर्धन स्वयं को राजपुत्र कहता था। हर्षवर्धन स्वयं को राजपुत्र कहता था। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लेना कि कौन सा शासक था जो स्वयं को राजपुत्र कहता था। तो हर्षवर्धन स्वयं को राजपुत्र कहता था। अगला पॉइंट है कि उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहते हैं। तो उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, तो हर्षवर्धन को उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन को उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहते हैं, क्योंकि जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन ने समस्त उत्तर भारत पर राज किया था। और फिर जो गौड़ नरेश शशांक है, गौड़ नरेश शशांक की मृत्यु के उपरांत, यानी कि गौड़ नरेश शशांक की मृत्यु होने के बाद जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन ने बंगाल को भी जीत लिया था। ठीक है, तो समस्त उत्तर भारत पर राज किया था हर्षवर्धन ने। तो हर्षवर्धन को उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहते हैं। ठीक है, इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। आगे हम बात करते हैं कि हर्षवर्धन के समय में बौद्ध की कौन सी संगति हुई थी। हर्षवर्धन के समय में बौद्ध की
बौद्ध की 5वीं संगति हुई थी। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में बौद्ध की 5वीं संगति हुई थी। या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन के समय में बौद्ध की 5वीं बैठक हुई थी। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अगला पॉइंट है कि हर्षवर्धन के समय में कितना कर लिया जाता था। तो हर्षवर्धन के समय में 1/6 कर लिया जाता था। कितनी विधियों द्वारा कर लिया जाता था? तो ये 3 विधियों द्वारा कर लिया जाता था, और वो 3 विधि थी भाग विधि, नगण्य विधि और बलि विधि। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में 3 विधियों द्वारा कर लिया जाता था, और कितना कर लिया जाता था? 1/6 कर लिया जाता था। तो भाग विधि में क्या होता था? भाग विधि में ये विधियां थी, मतलब जिन पर जो कर लगाया जाता था। तो भाग विधि द्वारा कर वसूल करते थे अनाज। तो भाग विधि द्वारा अनाज लेते थे। ठीक है, और नगण्य विधि द्वारा नगद। ठीक है, नगण्य विधि द्वारा नगद लेते थे। और जो बलि विधि, जिस पर बलि विधि द्वारा कर लिया जाता था, उसकी मृत्यु होती थी। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। हर्षवर्धन के समय में 1/6 कर लिया जाता था 3 विधियों द्वारा, भाग विधि, नगण्य विधि और बलि विधि। भाग विधि में अनाज देते थे, नगण्य विधि में नगद, और बलि विधि में मृत्यु होती थी। इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। अगला पॉइंट है कि हर्षवर्धन हर 5 साल में अपना सारा धन कहाँ पर लुटा देता था। ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में आया था। तो हर 5 साल में, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करना। हर 5 साल में हर्षवर्धन अपना सारा धन प्रयागराज पर लुटा देता था। प्रयागराज पर लुटा देता था। हर्षवर्धन हर 5 साल में अपना सारा धन प्रयागराज पर लुटा देता था। अब ये जो प्रयागराज है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर है। प्रयागराज का पहले नाम इलाहाबाद था। ठीक है, और जो वाराणसी का पहले नाम बनारस था। तो ध्यान दें, तो हर 5 साल में हर्षवर्धन अपना सारा धन प्रयागराज पर लुटा देता था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अगला पॉइंट है कि जो हर्षवर्धन की जो मुद्राएं हैं, हर्षवर्धन संबंधित मुद्राएं या हर्षकालीन मुद्राएं या अरस की मुद्राएं कहाँ से मिलती हैं। ये क्वेश्चन बार बार हरियाणा के एग्जाम में पूछा जाता है। तो हर्षवर्धन के समय की मुद्राएं या हर्षकालीन मुद्राएं सोनीपत से मिलती हैं। ठीक है, जो हरियाणा के अंदर जो सोनीपत जिला है वहाँ से मिलती हैं हर्षवर्धन की मुद्राएं या हर्षकालीन मुद्राएं। ठीक है, या हर्षकालीन मुद्राएं सोनीपत से मिलती हैं। एक जगह और है जहाँ पर हर्षकालीन मुद्राएं मिलती हैं, वो जगह है बिहार के अंदर नालंदा। हरियाणा के अंदर सोनीपत और बिहार के अंदर है नालंदा, जहां पर हर्षकालीन मुद्राएं मिलती हैं। अब इनमें इंपॉर्टेंट ये है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हर्षकालीन मुद्राएं कहां से मिलती हैं, तो हर्षकालीन मुद्राएं सोनीपत से मिलती हैं। अगर सोनीपत ऑप्शन में ना हो तो आप नालंदा को टिक कर सकते हो। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हर्षकालीन मुद्राएं कहाँ से मिलती हैं जिन पर हर्ष लिखा हुआ था, तो वो मिलती है नालंदा से। ठीक है, नालंदा से जो हर्षकालीन जो मुद्राएं मिली उन पर हर्ष लिखा हुआ था। ठीक है, नालंदा जो बिहार के अंदर है वहाँ से जो मुद्राएं मिली उन पर हर्ष लिखा हुआ था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि हर्ष के समय में, हर्षवर्धन के समय में जो सभा होती थी, सभा को क्या कहते हैं। तो हर्षवर्धन के समय में जो सभा होती थी उसे कहते थे मोक्ष परिषद। हर्षवर्धन के समय में जो सभा होती थी उसे मोक्ष परिषद कहते थे। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। हर्षवर्धन के समय में जो सभा होती थी उसे मोक्ष परिषद कहते थे। अगला पॉइंट है कि हर्षवर्धन का जो सेनापति था या महासेनापति, उसका क्या नाम था। तो हर्षवर्धन के सेनापति का नाम था सिंहनाद। ठीक है, हर्षवर्धन के सेनापति का नाम था सिंहनाद। और अगला पॉइंट है कि जो हर्षवर्धन के समय की जो सूचनाएं किस पुस्तक में मिलती हैं। तो हर्षवर्धन के समय की सूचनाएं कलहण की पुस्तकों में मिलती हैं। कलहण की एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसका नाम है राजतरंगिणी। ठीक है, तो हर्षवर्धन के समय की सूचनाएं किस पुस्तक में निहित हैं। तो कलहण की पुस्तकों में निहित हैं। अगला पॉइंट है कि हर्षवर्धन के समय में कितनी शैक्षणिक संस्थाएं होती थी। तो हर्षवर्धन के समय में 5000। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में 5000 शैक्षणिक संस्थाएं होती थी।
ठीक है। अगला पॉइंट है कि हर्षवर्धन के समय में राज्य के जो प्रांत थे, प्रांतों को क्या कहते थे? प्रांतों को कहते थे भुगती। ठीक है, प्रांतों को भुगती। और जो जिले होते थे, जिलों को कहते थे विस। ठीक है, जिलों को विस। और जो तहसील होती थी, तहसील को कहते थे पेट। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। हर्षवर्धन के समय में राज्य के प्रांतों को कहते थे भुगती, और जिलों को कहते थे विस, और जो तहसील को कहते थे पेट। अगला पॉइंट है कि हर्षवर्धन के समय में या हर्ष के समय में जो भारतीय होते थे वो किस धर्म के होते थे? तो हर्षवर्धन के समय में जो भारतीय होते थे वो किस धर्म के अनुयायी होते थे? तो वो होते थे ब्राह्मण, बौद्ध और जैन। ठीक है, इन धर्मों के अनुयायी होते थे। ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी होते थे। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। अगला पॉइंट है कि जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि हैं उनका नाम क्या है? तो हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि हैं, हर्षवर्धन के 3 दरबारी कवि जो इंपॉर्टेंट हैं। एक का तो नाम है मयूर, एक है दिवाकर, और एक का नाम है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बाणभट्ट। तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं मयूर, दिवाकर और बाणभट्ट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाणभट्ट। क्वेश्चन पूछा जाए कि हर्षवर्धन के राजकवि का नाम बताओ, तो हर्षवर्धन के राजकवि का नाम है बाणभट्ट। या फिर हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? हर्षवर्धन की जीवनी, हर्षवर्धन की जीवनी भी बाणभट्ट ने लिखी थी। ये बाणभट्ट थानेसर का निवासी था। ठीक है, बाणभट्ट थानेसर जो कुरुक्षेत्र के अंदर है वहीं का निवासी था ये बाणभट्ट। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, थानेसर का निवासी था बाणभट्ट। ठीक है, और ये जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन का राजकवि था या दरबारी कवि था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाणभट्ट। ठीक है, और जो हर्षवर्धन की जो जीवनी है वो भी बाणभट्ट ने लिखी थी। अब बात करते हैं कि जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें हैं, 3 रचनाएं हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो हर्षवर्धन की रचनाएं, हर्षवर्धन की रचनाएं हैं, एक तो है रत्नावली और एक है नागानंद। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। और ये जो हर्षवर्धन की जो रचनाएं हैं, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये तीनों की तीनों रचनाएं संस्कृत भाषा में हैं। ये तीनों ही संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हरियाणा के हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन की रचनाएं। ठीक है, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। अब बात करते हैं कि जो बाणभट्ट है, बाणभट्ट की भी 2 पुस्तकें हैं, 2 रचनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो बाणभट्ट की रचनाएं, तो बाणभट्ट की रचनाएं हैं अरस्त्रित और कादम्बरी। ये 2 रचनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो बाणभट्ट की जो पुस्तकें हैं, बाणभट्ट की रचनाएं अरस्त्रित और कादम्बरी, ये दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाणभट्ट रचित अरस्त्रित पुस्तक में हरियाणा को क्या कहा गया? मतलब जो बाणभट्ट की जो अरस्त्रित जो पुस्तक जो रचना है उसमें हरियाणा को किस नाम से पुकारा गया? तो हरियाणा को सरीकंठ जनपद, सरीकंठ जनपद। बाणभट्ट रचित अरस्त्रित में हरियाणा को सरीकंठ जनपद कहा गया। ठीक है, और अगला पॉइंट ये है कि पुष्यभूति वंश और जो प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी है यशोमती, उसके सती होने की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी है यशोमती, उसके सती होने की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो बाणभट्ट की जो पुस्तक है अरस्त्रित, उसमें प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती के सती होने की जानकारी मिलती है। ठीक है, यशोमती के सती होने की जानकारी मिलती है। और उसमें जो पुष्यभूति वंश है, पुष्यभूति वंश की भी जानकारी मिलती है। पुष्यभूति
वंश की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जो प्रभाकर वर्धन की पत्नी है यशोमती के सती होने की जानकारी और पुष्यभूति वंश की जानकारी बाणभट्ट रचित हरस्तरित पुस्तक में मिलती है। और हरस्तरित में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया था। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से आप नोट कर लेना। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के समय में एक चीन का यात्री था जिसका नाम था अवेन स्वांग, जो भारत आया था। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवेन स्वांग किसके शासनकाल में भारत आया था, मतलब कौन राजा था, किसका शासन था जिसके समय में जो अवेन स्वांग, जो चीनी यात्री अवेन स्वांग भारत आया था। ठीक है, तो ये चीन का था। ठीक है, क्वेश्चन पूछे कि कौन चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, तो अवेन स्वांग। ठीक है, चीनी यात्री यानी कि चीन का था ये। ठीक है, चीनी यात्री भारत आया था किसके समय में, हर्षवर्धन के समय में। अब ये जो अवेन स्वांग है, अवेन स्वांग जो चीन का था, ये चीन का विद्वान था। ठीक है, और जिस वक्त ये भारत आया उस वक्त चीन में किसका शासन था, चीन के अंदर शासन था ताइसुंग का। ठीक है, चीन में शासन था ताइसुंग का, मतलब चीन के शासक ताइसुंग के समकालीन अवेन स्वांग भारत आया था। ठीक है, और ये जो अवेन स्वांग है, अवेन स्वांग विद्वान था। अब ये भारत क्वेश्चन ये आता है कि अवेन स्वांग भारत किस लिए आया था, तो अवेन स्वांग भारत में बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करने, अवेन स्वांग बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करने, बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए आया था। ठीक है, अवेन स्वांग भारत में बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए आया था। और जो बिहार के अंदर जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें पढ़ने के लिए आया था। नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार के अंदर है, तो अवेन स्वांग भारत में बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए आया था। और जो बिहार के अंदर जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें पढ़ने के लिए आया था। अब बात करते हैं कि जो अवेन स्वांग भारत आया, तो ये भारत कब आया था अवेन स्वांग, अवेन स्वांग भारत आया था 629 ईस्वी में। ठीक है, 629 ईस्वी में ये चला था वहाँ से, चीन से। लेकिन हरियाणा के एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि अवेन स्वांग भारत कब आया था, तो आंसर रहेगा 629। 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय में ये भारत आया था। ठीक है, अवेन स्वांग। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस चीनी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, तो ये जो अवेन स्वांग है, अवेन स्वांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। अवेन स्वांग को यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, किस विदेशी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, या किस चीनी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, तो अवेन स्वांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। या फिर आपको दिया मिलेगा प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। ठीक है, तो अवेन स्वांग को यात्रियों का राजकुमार या प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहते हैं। और ये भारत में बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करने या नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। 629 ईस्वी में ये भारत आया था। ठीक है, और ये चीन का विद्वान था। अब बात करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था, तो जब ये अवेन स्वांग भारत आया उस वक्त जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षक होता था। ठीक है, जो नालंदा विश्वविद्यालय उसका संरक्षक कौन होता था, तो नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षक हर्षवर्धन होता था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं कि इसकी एक पुस्तक है जो पूछी जाती है एग्जाम में, अवेन स्वांग की। अवेन स्वांग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो अवेन स्वांग की पुस्तक का नाम है शियुकी। ठीक है, ये अवेन स्वांग की पुस्तक है। जो चीनी यात्री अवेन स्वांग था उसकी पुस्तक का नाम है शियुकी। अगर आपको एग्जाम में शियुकी दिया हुआ न मिले तो आपको मिलेगा इसी, जो शियुकी पुस्तक है इसी को बोलते हैं पश्चिमी देशों का वृत्तांत। ठीक है, जो शियुकी पुस्तक है जो अवेन स्वांग ने लिखी थी उसी को बोलते हैं पश्चिमी देशों का
वृत्तांत। अब हम बात करते हैं कि जो अवेन स्वांग भारत आया 629 ईस्वी में, लेकिन हरियाणा में कब आया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवेन स्वांग हरियाणा में कब आया। तो अवेन स्वांग हरियाणा में 634 ईस्वी में आया। 634 ईस्वी में कहाँ पर आया, हरियाणा में। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवेन स्वांग हरियाणा में कब से कब तक रहा। तो अवेन स्वांग हरियाणा में 634 से लेकर 644 ईस्वी तक रहा। अवेन स्वांग हरियाणा में 634 से लेकर 644 ईस्वी तक रहा। फिर अगला पॉइंट ये बनता कि अवेन स्वांग हरियाणा में कहाँ पर रहा। तो अवेन स्वांग हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र के अंदर जो थानेसर है, जो हर्षवर्धन के समय में जो भारत की राजधानी होती थी, तो थानेसर में। तो अवेन स्वांग हरियाणा में 634 में आया और 634 से लेकर 644 ईस्वी तक रहा और ये हरियाणा के थानेसर में रहा। ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि जो अवेन स्वांग है, अवेन स्वांग ने जो कृषक होते हैं, ठीक है, या जो किसान, कृषकों को क्या कहा था, तो कृषकों को शूद्र। अवेन स्वांग ने कृषकों को शूद्र कहा था, ठीक है। अगला पॉइंट है कि जो अवेन स्वांग है, अवेन स्वांग ने हर्षवर्धन को कौन सी उपाधि दी थी। तो अवेन स्वांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वर्धन वंश का कौन सा शासक है जिसे शिलादित्य की उपाधि मिली हुई थी। तो हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि मिली हुई थी, ठीक है। और ये शिलादित्य की उपाधि अवेन स्वांग जो चीनी यात्री था उसने दी थी। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। अगला पॉइंट है कि जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन ने एक युद्ध भी लड़ा था, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि अवेन स्वांग ने हर्षवर्धन ने किसके साथ युद्ध लड़ा था। तो हर्षवर्धन ने 634 ईस्वी में हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था, किसके साथ, चालुक्य वंश का राजा था जिसका नाम था पुलकेशियन द्वितीय, ठीक है। चालुक्य वंश के राजा पुलकेशियन द्वितीय के साथ, पुलकेशियन द्वितीय के साथ, ठीक है। कब लड़ा, 634 ईस्वी में। हर्षवर्धन ने 634 ईस्वी में चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध लड़ा था। और इस युद्ध से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पुलकेशिन द्वितीय के साथ जो युद्ध हुआ था हर्षवर्धन का, वो किस नदी के किनारे हुआ था। तो नर्मदा नदी के किनारे। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था वो नर्मदा नदी के किनारे हुआ था 634 ईस्वी में। और इस युद्ध में हर्षवर्धन हार गया था, ठीक है। हर्षवर्धन की हार हुई थी। जो चालुक्य वंश के राजा जो पुलकेशिन द्वितीय के साथ जो युद्ध लड़ा गया उसमें हर्षवर्धन की हार हो गई थी, लेकिन हर्षवर्धन मरा नहीं, ठीक है। हर्षवर्धन युद्ध हार गया था लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु नहीं हुई थी इस युद्ध में, और ये इंपॉर्टेंट है। और जो चालुक्य वंश के राजा जो पुलकेशिन द्वितीय, इसी को बोलते हैं गौड़-नरेश शशांक, गौड़-नरेश शशांक। और एग्जाम में एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि जो चालुक्य वंश का राजा है जो पुलकेशिन द्वितीय, वो कहाँ का शासक होता था। तो चालुक्य वंश का राजा जो पुलकेशिन द्वितीय है, ये वातापी का शासक होता था। वातापी भी आ सकता है एग्जाम में, या फिर आपको मिलेगा बादागी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका कि पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक होता था। तो बादागी का, बादागी भी आ सकता है, या फिर वातापी का शासक होता था। अगला पॉइंट एग्जाम में ये पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के समय में दक्षिण भारत का शासक कौन था। हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारत पर किसका राज था, ठीक है। क्योंकि जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन उत्तर भारत का राजा था, उत्तर भारत पर राज किया था हर्षवर्धन ने। और जो हर्षवर्धन के समकालीन यानी कि हर्षवर्धन के समय में दक्षिण भारत पर किसका शासन था। तो हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारत का शासक, तो दक्षिण भारत का शासक होता था पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, या गौड़-नरेश शशांक, ठीक है। और जो गौड़-नरेश शशांक है उसके और हर्षवर्धन के बीच में बहुत सारे युद्ध हुए, ठीक है, मतलब संघर्ष होते रहे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो संघर्ष हुए उनकी जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, ऐहोल अभिलेख से।
क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऐहोल अभिलेख कहाँ पर मिलता है, तो ऐहोल अभिलेख कर्नाटक में, ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है ये, ठीक है, कर्नाटक राज्य में है ये ऐहोल अभिलेख। तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो संघर्षों की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है, ऐहोल अभिलेख जो कर्नाटक के अंदर है। और जो हर्षवर्धन के समय में या हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारत का शासक होता था पुलकेशिन द्वितीय। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि जो हर्षवर्धन की जो मृत्यु, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई, तो हर्षवर्धन की मृत्यु हुई 647 ईस्वी में। और जो गोडनरे शशांक है, गोडनरे शशांक की मृत्यु के उपरांत हर्षवर्धन ने बंगाल को भी जीत लिया था। उत्तर भारत पर तो राज किया ही हर्षवर्धन ने, लेकिन गोडनरे शशांक की मृत्यु के उपरांत बंगाल को भी जीत लिया था। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि हर्षवर्धन ने बंगाल को कब जीता, किसकी मृत्यु के उपरांत जीता, तो गोडनरे शशांक की मृत्यु के उपरांत हर्षवर्धन ने बंगाल को भी जीत लिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई। तो हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई, ठीक है। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में। और हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा था, हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था 606 ईस्वी में, या 606 ईस्वी में ये राजा बना था और 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि हर्षवर्धन का शासनकाल कितने वर्ष का था, तो हर्षवर्धन का जो शासनकाल है ये था 41 वर्ष का, ठीक है। हर्षवर्धन का जो शासनकाल है वो 41 वर्ष का था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद या वर्धन वंश के बाद कौन सा वंश आया हरियाणा में, तो वंश आया प्रतिहार वंश, प्रतिहार भी आ सकता है या गुज्जर प्रतिहार वंश। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन सा वंश आया, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार वंश आया, प्रतिहार वंश आए या फिर आपको मिलेगा गुज्जर प्रतिहार वंश आया, ठीक है। एक ही बात है, प्रतिहार वंश आया या गुज्जर प्रतिहार वंश आया। या फिर क्वेश्चन पूछेंगे कि वर्धन वंश के बाद या वर्धन वंश की समाप्ति के बाद कौन सा वंश आया, या हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन सा वंश आया, तो प्रतिहार वंश या गुज्जर प्रतिहार वंश आया। और हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में, 606 में ये गद्दी पर बैठा था और 41 वर्ष का इसका शासन है, शासनकाल है, ठीक है। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। अगला पॉइंट है, एक इतिहासकार होता था जिसका नाम है टोलमी। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि कई बार इतिहासकारों से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोलमी नामक जो इतिहासकार है, टोलमी नामक इतिहासकार ने जो कन्नौज है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, कन्नौज को क्या कहा था, तो कन्नौज को कन्नौगीजा। तो इस पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। टोलमी नामक इतिहासकार ने कन्नौज को कहा था कन्नौगीजा, ठीक है। क्वेश्चन पूछते हैं कि किस इतिहासकार ने कन्नौज को कन्नौगीजा कहा था, तो टोलमी नामक इतिहासकार ने कन्नौज को कन्नौगीजा कहा था, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, हर्षवर्धन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आप अच्छे से नोट कर लेना, चाहे हरियाणा का एग्जाम हो, चाहे सेंटर का कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक सेंटर के एग्जाम में भी आता है, ठीक है। और हरियाणा में इस टॉपिक से क्वेश्चन इसलिए आते हैं क्योंकि हर्षवर्धन के समय में जो राजधानी होती थी वो थानेसर होती थी, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है, इसीलिए हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब रोज़ाना क्लास आपको मिलेगी कंटिन्यू, ठीक है। और अब सबसे पहले हम कराएंगे हरियाणा के इतिहास के बारे में। और जो हरियाणा का जो इतिहास है, हरियाणा के इतिहास से जितने भी टॉपिक बनेंगे, 10 या 12 जो टॉपिक बनेंगे, सभी टॉपिक हम सीक्वेंस वाइज कराएंगे, बिल्कुल स्टेप वाइज, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि एक टॉपिक के बाद जो दूसरा टॉपिक होगा वो एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक होगा, ठीक है। तभी आपको अच्छे से याद रहेगा और तभी आप अच्छे से कवर कर पाओगे, ठीक है। और तभी आपको अच्छे से समझ आएगा,
ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक होंगे, जैसे कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद या वर्धन वंश की समाप्ति के बाद कौन सा वंश आया, गुर्जर प्रतिहार वंश आया, और प्रतिहार वंश के बाद कौन सा वंश आया, तोमर वंश आया। तो इस प्रकार एक दूसरे से रिलेटेड सीक्वेंस वाइज टॉपिक कराएंगे। और हरियाणा के ये 10 या 12 टॉपिक बनेंगे हरियाणा के इतिहास से रिलेटेड, जैसे कि हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ है। ठीक है, तो जब हरियाणा का जो गठन हुआ तब तक जितने भी जो टॉपिक बनते हैं हरियाणा के गठन तक जितने भी टॉपिक बनेंगे, जैसे कि 1857 की क्रांति, हरियाणा के विद्रोह, हरियाणा में जितने भी युद्ध हुए, प्रमुख युद्ध हुए, सभी टॉपिक कराएंगे। दिल्ली सल्तनत के समय हरियाणा या फिर मुगलों के समय में हरियाणा, तो सभी टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। अच्छे से आप नोट करते जाना, ठीक है। और इस टॉपिक को भी आप अच्छे से नोट कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।